गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे जो बीए पार्ट थर्ड के मैक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर में है। बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। इसके अंतर्गत हम मीनिंग एंड इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन जिसमें हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन के साथ साथ स्फीति के कारण और स्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रभाव, उनका अध्ययन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, स्फीति के सिद्धांत। यदि हम सामान्य दृष्टिकोण से देखें तो जनरल प्राइस लेवल्स में वस्तुओं की कीमतों में एक निरंतर वृद्धि हो और बहुत सारी मुद्रा से बहुत कम वस्तुएं हम क्रय कर पाएं, उसे हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। यदि थोड़ा सा हम डीप में जाएं तो स्फीति एक विवादास्पद शब्द है। जब न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इसे पहले परिभाषित किया था, तब से इसमें बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से का मुद्रास्फीति तात्पर्य था कि मुद्रा के परिमाण में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों में द्रुत वृद्धि होती है, बहुत तेजी से वृद्धि होती है। वे समझते थे कि स्फीति एक ऐसा विनाशकारी रोग है जो मौद्रिक नियंत्रण के अभाव में जन्म लेता है और जिसके परिणाम व्यापार के नियमों को खोखला बना देते हैं, बाजारों में तबाही मचा देते हैं और समझदार तक का वित्तीय विनाश करके रख देते हैं। मतलब निराशावादी दृष्टिकोण था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की कल्पना करते थे, पूर्ण रोजगार को मानकर चलते थे। परंतु किन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी में इस तरह के शब्द समाप्त कर दिए, क्योंकि किन्स नहीं मानते थे कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार रहता है और जो इसी के परिणाम स्वरूप जो मुद्रा के परिमाण में वृद्धि होती है तो उससे हाइपर इन्फ्लेशन, अतिस्फीति आती है। किन्स का मानना था कि क्योंकि अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार रहता है, इसलिए मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से मांग बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है। यदि हम मंदी से शुरू करें तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने से उत्पादन समानुपातिक बढ़ेगा, परंतु जब समस्त मांग, उत्पादन, रोजगार और अधिक बढ़ने लगते हैं तो घटते प्रतिफल शुरू हो जाते हैं, कुछ अड़चनें प्रारंभ हो जाती हैं, सेविंग्स बढ़ जाती हैं, इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है, तो कीमतें बढ़ने लगती हैं और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि पूर्ण रोजगार का स्तर नहीं आ जाता। इस अवधि में जो कीमतों में वृद्धि होते हैं उसको हम अवरोध स्फीति या अर्धस्फीति कहते हैं, सेमी इन्फ्लेशन बोलते हैं। यदि मुद्रा की पूर्ति में पूर्ण रोजगार स्तर के बाद भी आगे वृद्धि होती रहती है तो उत्पादन तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि पूर्ण रोजगार प्राप्त हो गया अर्थव्यवस्था में। तो मुद्रा की पूर्ति के साथ कीमतें समानुपात में बढ़ती हैं और किन्स के अनुसार यही ट्रू इन्फ्लेशन है या यही असली मुद्रास्फीति है।
तो ये थोड़ा सा हमने देखा। इसमें थोड़ा सा विवादास्पद भी रहा कि किन्स के विश्लेषण में पहले ये केवल मांग जनित स्फीति को बल देते थे, लागत जनित स्फीति को नहीं मानते थे, को हम बाद में अध्ययन करेंगे। अभी तो हम मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, मुद्रास्फीति क्या चीज है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। इन्फ्लेशन, जैसा कि अभी हमने देखा, सस्टेनेबल इंक्रीज हो प्राइस लेवल में, कीमतों में लगातार वृद्धि हो, जिसके कारण जो वैल्यू ऑफ मनी है, मुद्रा का मूल्य में कमी आ जाती है। इसको हम परसेंटेज में मापते हैं पर यूनिट ऑफ टाइम में, चाहे वो मंथ हो या ईयर हो। जब मुद्रा की मात्रा उसके कुल उत्पादन या जो आपका लेवल ऑफ उत्पादन है उससे बढ़ जाता है, वास्तविक उत्पादन से बढ़ जाता है करेंसी का लेवल, मुद्रा की पूर्ति, तो इन्फ्लेशन आती है। और जैसे कि हमने अभी देखा, मुद्रा का मूल्य, इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति बढ़ती जाएगी, मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाएगी, और दोनों में विपरीत संबंध है, उल्टा संबंध होता है। ये कुछ डेफिनेशंस है, जैसे कि हैरी जॉनसन ने बताया, सस्टेन राइज इन प्राइस, कीमतों में लगातार वृद्धि हो। कॉलबर्न ने कहा कि जब बहुत से अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तु का पीछा कर रही हो, या मुद्रा की मात्रा अधिक हो और वास्तविक वस्तुओं की मात्रा कम हो। क्राउथन ने इसी तरह से बताया है कि अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग, कि जब मुद्रा का मूल्य गिर रहा हो और प्राइस बढ़ रहे हो, तो वो इन्फ्लेशन की स्थिति होगी, मुद्रास्फीति की स्थिति होगी। सैमुअल्सन ने भी इसी तरह की लगभग डेफिनेशन दी है। इन्फ्लेशन अकार्स व्हेन द जनरल लेवल प्राइस एंड कॉस्ट और राइजिंग, कि जब जनरल लेवल प्राइस जो है वो बढ़ रहे हो, कॉस्ट बढ़ रही हो, तो इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति होती है। जॉन मेनार्ड केन्स ने भी इसी प्रकार से इसको परिभाषित किया है। उन्होंने बताया कि इंक्रीज प्राइस आफ्टर द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जैसे अब अभी हम बात कर रहे थे, पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के बाद में प्राइस लेवल में जो वृद्धि होती है वही ट्रू इन्फ्लेशन है। इसी प्रकार और भी बहुत अर्थशास्त्री हैं, जैसे कि फ्रीडमैन ने कहा है कि स्फीति सदैव एवं स्वतः एक मौद्रिक घटना है और इसे उत्पादन की अपेक्षा केवल मुद्रा का परिमाण तेजी से बढ़ाकर लाया जा सकता है। हिक्स ने भी इसी तरह लक्ष्य किया है कि हमारी वर्तमान घटनाएं केवल मौद्रिक प्रकृति की नहीं है। स्फीति कीमतों में निरंतर होने वाली वृद्धि के रूप में परिभाषित होता है, जैसे कि अभी हमने जॉनसन के कहा था कि कीमतों में निरंतर वृद्धि हो। इसी प्रकार ब्रूमैन ने कहा सामान्य कीमत स्तर में निरंतर होने वाली वृद्धि। तो ये लगभग एक सी डेफिनेशन है। यदि सामान्य रूप से इसको परिभाषित करें तो हम मुद्रास्फीति को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जब वास्तविक उत्पादन की तुलना में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, उस स्थिति में कीमतें लगातार वृद्धि होती हैं, जिसके कारण मुद्रा का मूल्य कम होता है। और यह एक बहुत लंबे समय तक चलने वाली, ऐसा नहीं कि कीमतें कुछ एक दिन बढ़ी, 2 दिन बढ़ी, फिर कम होगी, उसे इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। कीमतें लगातार बढ़ रही हों जिसके कारण मुद्रा का मूल्य कम हो रहा हो, उसको हम मुद्रास्फीति कह सकते हैं। ये कुछ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है। डिपिंग इन्फ्लेशन, या इसको हम मंदस्फीति कहते हैं, जब कीमतों में वृद्धि दर 3 से 6% प्रतिवर्ष के बीच हो, तो उसे हम वॉकिंग कहेंगे। पहले वाली जो मंदस्फीति है उसको हम 3% प्रतिवर्ष से कम हो, उसको हम मंदस्फीति कहेंगे। और जब
3% से 6% के बीच में हो तो उसको चलती हुई स्फीति या वॉकिंग या ट्रॉटलिंग स्फीति बोलते हैं। जब कीमतों में निरंतर वृद्धि लगभग 10% प्रति वर्ष हो तो वह तीव्र या दौड़ती हुई स्फीति होती है, रनिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको। इसी प्रकार से जब कीमतों में बहुत तेज वृद्धियां होती हैं, इसको हम कह सकते हैं 20% या 30% प्रति माह मासिक वृद्धि आ गया। पहले हम ईयरली बात कर रहे थे, अब हम वार्षिक बात कर रहे हैं, ईयरली मासिक बात कर रहे हैं। तो इसको हम गैलोपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इसको हम द्रुत स्फीति या अति स्फीति के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड के अनुसार हम इन्फ्लेशन को क्लासिफाइड कर सकते हैं। पीस टाइम इन्फ्लेशन, शांति काल में जो स्फीति होती है, मांग जनित हो सकती है, कोष जनित हो सकती है। वॉर टाइम इन्फ्लेशन, वॉर टाइम में क्योंकि उत्पादन के साधनों को हम जो वॉर में इस्तेमाल होने वाली सामग्री है उसमें इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण जो उपभोग वस्तुएं हैं या उनकी पूर्ति थोड़ी कम हो जाती है, जिसके कारण उनकी कीमतें बढ़ती हैं, उसे वॉर टाइम इन्फ्लेशन कहते हैं। पोस्ट वॉर टाइम इन्फ्लेशन, क्योंकि युद्ध काल में काफ़ी मुद्रा व्यय हो जाती है और मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, फिर उत्पादन बढ़ाया जाता है, तो तब तक जो पोस्ट वॉर टाइम होता है उसमें कीमतें द्रुत गति से बढ़ती हैं, उसे हम पोस्ट वॉर टाइम इन्फ्लेशन कहते हैं। ये अभी हम जिसकी बात कर रहे थे ये मंदस्फीति है, ए जो येलो लाइन से दिखाई गई है। इसी प्रकार से ये वॉकिंग इन्फ्लेशन है, इसको हम चलती हुई स्फीति या ट्रॉटलिंग स्फीति बोलते हैं। ये रनिंग स्फीति है, इसको दौड़ती हुई स्फीति बोलते हैं हम। और ये हाइपर इन्फ्लेशन है, इसको हम अति स्फीति या द्रुत स्फीति के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मंद स्फीति 3% प्रति वर्ष से कम वृद्धि हो कीमत स्तर में। इसी प्रकार से यदि वृद्धियां वॉकिंग इन्फ्लेशन 3 से 6%, रनिंग 10% प्रति वर्ष और हाइपर इन्फ्लेशन 20%, 25% पर मंथ मासिक पाए जाते हैं, तो उसे हम हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ये अभी जो हमने डायग्राम से पढ़ा। यदि हम नेक्स्ट बात करें, अकॉर्डिंग टू द स्कोप ऑफ कवरेज, कंप्रिहेंसिव और स्पोरेडिक इन्फ्लेशन, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिएक्शन, इसमें ओपन इन्फ्लेशन और सप्रेस्ड इन्फ्लेशन होता है। ओपन इन्फ्लेशन वो कहते हैं कि जब सरकार कीमत निर्धारण में या कीमतों की वृद्धि में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, सेंट्रल अथॉरिटी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, कीमतों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित होने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो मांग बढ़ सकती है, कॉस्ट बढ़ सकती है, उसे हम ओपन इन्फ्लेशन बोलते हैं। और इन इन्फ्लेशन को यदि फ्रीली छोड़ दिया जाए तो ये हाइपर इन्फ्लेशन या अतिस्फीति का रूप ले लेती है। इसको हम ओपन इन्फ्लेशन कहते हैं। जब वो आपका कोटा निर्धारण कर देता है कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने के लिए सरकार फिर हस्तक्षेप करती है, और हस्तक्षेप करने कीमत निर्धारण में सरकारी हस्तक्षेप होता है या सेंट्रल अथॉरिटी का या गवर्नमेंट अथॉरिटी का हस्तक्षेप होता है, उसको हम सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, दबी हुई स्फीति बोलते हैं, निर्धारित स्फीति बोलते हैं। इसके अंतर्गत सरकार जो है कुछ इस प्रकार के नियंत्रण लगा देती है कि बाजार की प्रक्रियाएं स्वयं सामान्यतः नहीं चलने दिया जाता है, लाइसेंस जारी कर दिए जाते हैं,
कीमत पर नियंत्रण लगाए जाते हैं, राशनिंग की जाती है ताकि कीमतों को बहुत बढ़ने से रोका जा सके। इस तरह के नियंत्रण रहते हैं तो लोग अपनी वर्तमान मांग को स्थगित कर देते हैं या ऐसा करते हैं कि जो सरकारी जो जिस वस्तुओं पर नियंत्रण लगाती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं अनियंत्रित होती है, तो डिमांड शिफ्ट होकर नियंत्रित वस्तुओं से अनियंत्रित वस्तुओं पर आ जाती है, उनकी कीमतें बढ़ने लगती हैं। लेकिन जो ही ये नियंत्रण हटाए जाते हैं फिर खुली स्फीति आ जाती है, ओपन इन्फ्लेशन आ जाता है। तो ये आपका खुली या निरुद्ध स्फीति हम इसको बोलते हैं। ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन है जिसके अंतर्गत हम किस प्रकार से स्फीति को मापते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल सूत्र है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन को हम एक पर्टिकुलर टाइम में माप सकते हैं कि पी टी माइनस पी टी माइनस 1। इसमें पी टी प्राइस लेवल इन द ईयर टी, किसी निश्चित ईयर में या निश्चित समय पर कीमत स्तर, और पी टी माइनस 1 प्राइस लेवल इन ईयर टी माइनस 1, बेस ईयर में हो सकता है या उससे पहले वर्ष में हो सकता है। इसके द्वारा हम इन्फ्लेशन के रेट को माप सकते हैं। इसमें यह भी है कि इफ देयर इज डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन सच ए सिचुएशन कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। यदि जब इन्फ्लेशन में कमी आती है तो उसको हम डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। ये कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन है, स्फीति के कारण। स्फीति तब आती है जब वस्तुओं व सेवाओं की समस्त पूर्ति से उनकी समस्त मांग बढ़ जाती है। अब हम इन कारणों का विश्लेषण कर सकते हैं कि जिनसे मांग बढ़ती है या पूर्ति कम रह जाती है। तो हम इसको दो क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो फैक्टर ऑन डिमांड साइड और दूसरे फैक्टर ऑन सप्लाई साइड, या मांग को प्रभावित करने वाले कारक, और फैक्टर ऑफ सप्लाई साइड पूर्ति को प्रभावित करने वाले, या पूर्ति जिसके द्वारा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, फैक्टर इफेक्टिंग सप्लाई, जिसके कारण कुछ ऐसे कारण होते हैं कि पूर्ति को घटाते हैं जिसके कारण हमारी स्फीति आती है। तो इसमें मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि स्फीति का सबसे पहला कारण। इसमें ज़्यादातर जो केन्सवादी हैं या पूंजीवादी दोनों ही मानते थे कि समस्त मांग बढ़ जाने से स्फीति आती है, और उनके कई कारण हैं, जैसे कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाना, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी जिससे समस्त मांग बढ़ जाती है। नकद मुद्रा पूर्ति की वृद्धि दर जितनी अधिक होगी स्फीति की दर भी उतनी अधिक होगी। आधुनिक मुद्रा परिमाण सिद्धांत यह नहीं मानते हैं। पूर्ण रोजगार स्तर आने के बाद असली स्फीति शुरू होगी। यह दृष्टिकोण यथार्थिक है क्योंकि सभी उन्नत देशों को बेरोजगारी के ऊंचे स्तरों पर स्फीति की ऊंची दरों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ है डिस्पोजेबल इनकम में यदि वृद्धि हो जाती है तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सार्वजनिक व्यय बढ़ जाए, सरकार की क्रियाओं बढ़ जाए, जिसके परिणाम सरकारी व्यय बहुत अधिक तेजी से बढ़ता है, वस्तुओं सेवाओं की मांग बढ़ती है, इससे हमारी डिस्पोजेबल इनकम में वृद्धि होती है। सरकारी व्यय जब बढ़ जाएगा लोगों की आय जनरेट होंगी डिस्पोजेबल इनकम में, क्योंकि हमें पता है कि आपका वृद्धावस्था पेंशन जितने भी नॉन प्रोडक्टिव जो अर्निंग्स होती हैं, हस्तांतरण आय होती है, वे सम्मिलित होते हैं, तो उससे आय बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा क्योंकि वास्तविक उत्पादन उस दर से नहीं बढ़ पाएगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग, या हम कह सकते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार जनता से उधार लेकर या अधिक करेंसी नोट को छापकर घाटे की वित्त व्यवस्था का तरीका अपनाती है। इससे समस्त मांग बढ़ जाती है और वस्तुओं की पूर्ति नहीं बढ़ पाती है, फलस्वरूप हमारी मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। निजी क्षेत्र का विस्तार हो सकता है, काला धन हो सकता है, भ्रष्टाचार, कर चोरी इत्यादि कारण सभी देशों में विद्यमान काला धन समस्त मांग को बढ़ाता है। इस तरह अनार्जित धन को लोग दिल खोलकर खर्च करते हैं, जिससे वस्तुओं के लिए अनावश्यक मांग पैदा होती है और कीमत स्तर बढ़ जाता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं ऋण का भुगतान जब सरकार करती है, आंतरिक ऋणों का भुगतान, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। इसी प्रकार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब बढ़ जाते हैं हमारे, तो भी
डिमांड बढ़ जाएगी और उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, यदि हम बात करें विदेशों से देश में उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो निर्यात वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों की आय बढ़ जाती है। यह अर्थव्यवस्था में भीतर वस्तुओं व सेवाओं की मांग उत्पन्न हो जाती है करेंसी बढ़ जाने से। कुछ पूर्ति को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑन सप्लाई साइड। इसमें राइज इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, इसी प्रकार इरेटिक एग्रीकल्चर ग्रोथ, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये कुछ ऐसे तत्व हैं कि साधनों की कमी है, वस्तुओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण श्रम, कच्चे माल, पूंजी इत्यादि साधनों की कमी है। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है और उद्योग उत्पादन गिर जाता है। इरेटिक एग्रीकल्चर ग्रोथ हो कि प्राकृतिक संकट हो, सूखा हो, बाढ़ आ जाए जिससे कृषि उत्पादन की पूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। कृषि उत्पादन की पूर्ति घटने से खाद्य पदार्थ और कच्चे माल की कमी हो जाती है, इस वित्तीय दबाव बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इस प्रकार की हो कि क्योंकि एग्रीकल्चर कच्चे माल के रूप में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो कच्चे माल के रूप में होता है, जिसके कारण जो इंटरमीडिएट गुड्स उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, लागतें बढ़ जाएंगी और लागतें बढ़ने से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी। इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसी प्रकार से श्रमिक संघ है या इंडस्ट्री ग्रोथ अच्छी नहीं है, वो भी उत्पादन घटाने के लिए ट्रेड यूनियन हड़ताल करते हैं, मालिकों की दृष्टि से उनकी मांग अनुचित होती है, हड़ताल देर तक चलती हैं। इस प्रकार से जो इंडस्ट्री में, उद्योगों में सही प्रकार से ग्रोथ नहीं होगी तो वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाएगी और वस्तुओं की पूर्ति कम होने से यदि मांग उतनी रहती है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ने प्रारंभ हो जाएंगी और मुद्रास्फीति आ जाएगी। तो ये कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन थे जिनको हमने देखा आपका डिमांड साइड से और फैक्टर साइड से। इसको आगे हम अध्ययन करेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इनका अध्ययन हम करेंगे। क्या मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, हम पुनः उस चीज़ को रिपीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।